एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर उद्योगपति का शव मिला है। उद्योगपति अजय पांचाल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हज हाउस के पास अजय की लाश मिलने के बाद सामने आई है, वहीं से उनकी कार बरामद की गई। कल दोपहर से ही अजय पांचाल लापता हो गए थे। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। उद्योगपति का शव मिला है। उद्योगपति अजय पांचाल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हज हाउस के पास से अजय की कार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर से ही वो लापता थे, उनकी तलाश की जा रही थी और आज उनका शव बरामद किया गया है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आई है, जहां पर उद्योगपति का शव बरामद किया गया है। नाम अजय पांचाल है। कल दोपहर बाद से ही लापता थे, तलाश की जा रही थी और अपहरण के बाद अब हत्या की आशंका जाहिर की गई है, क्योंकि हज हाउस के पास से उनकी कार बरामद की गई है। पुलिस अब तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है, साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तो गाजियाबाद में उद्योगपति का शव बरामद किया गया है। अजय पांचाल के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई है। हज हाउस के पास से उनकी कार बरामद की गई है। कल दोपहर बाद से वो लापता हो गए थे, उनकी तलाश की जा रही थी और आज उनका शव मिला है। शरीर पर चोट के कई निशान भी हैं और साथ ही आशंका इस बात की भी है कि गला दबाकर हत्या की गई होगी। हालांकि इस वारदात को किसने अंजाम दिया, इसके पीछे क्या मंशा रही, क्या कारण रहा, ये सब जांच का विषय है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि कल दोपहर बाद वो लापता हो गए थे। उसके बाद से परिजन परेशान थे, उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई और आज उनका शव बरामद किया गया है उद्योगपति अजय पांचाल का। हज हाउस के पास से उनकी कार भी बरामद कर ली गई है। अब पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ेगी कि आखिर इस वारदात के पीछे कारण क्या रहा, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या किसी से किसी प्रकार की कोई रंजिश चली आ रही थी और उस रंजिश में उद्योगपति अजय पांचाल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि अजय पांचाल का शव बरामद किया गया है और उनकी कार भी हज हाउस के पास से बरामद कर ली गई है। अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात इनकी गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी जो थी वो संदिग्ध हालत में खड़ी मिली थी यहाँ पर हज हाउस के पास से। तभी से लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई थी और उनके अपहरण की शिकायत भी पुलिस को की गई थी। पुलिस लगातार इसको ढूंढ रही थी, लेकिन आज सुबह ये आपका थाना लिंक रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में इनका शव मिला है और वहां उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। हालांकि पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि इनका गायब हुआ और उसके बाद आज सुबह इनका शव मिलता है और जिस तरीके से शरीर पे चोट के निशान है, तो ये भी माना जा रहा है कि मार पीट कर इनकी हत्या की गई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महज कुछ ही घंटों के अंदर व्यापारी लापता होता है और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में लापता हालत में मिलती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बरेली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। रिटायर्ड शिक्षक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। शिक्षक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, इस बात की आशंका जाहिर की गई है। बेटे पर ही माता पिता की हत्या का शक है। मीरगंज इलाके के बहरौली गांव की घटना है। बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक दंपत्ति की यहाँ पर हत्या हो गई है। आशंका इस बात की है कि बेटे ने ही माता पिता की हत्या की होगी। जमीन विवाद से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरौली गांव का पूरा मामला है। आज सुबह घर में एक जब बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिले तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि रिटायर्ड दंपत्ति की गोली मारकर हत्या की गई है और जो जमीनी विवाद को लेकर के उसके जो परिजन है वो इशारा कर रहे हैं कि उन्हीं के बेटे जो एडवोकेट है उस पर शक है उन्हें, और हालांकि वो अभी मौके से फरार है। पुलिस उसके लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा वारदात हुई है उससे साफ तौर पर ये जानकारी पुलिस को मिली है कि कुछ दिन से घर में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर कई बार झगड़ा हुआ था और उसी को लेकर उनके बेटे ने उन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी है। जो लालता प्रसाद है मृतक, उनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल बताई जा रही है और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 70 साल बताई जा रही है। तो वो दोनों लोगों का शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब खबर हापुड़ से, जहां पर गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बाल बाल बचे हैं इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, बाल बाल बच गए इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह। पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल हो गया है। 12,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। तस्वीरें आप हापुड़ की देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस को जानकारी मिली थी गौ तस्करी की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस दौरान इंस्पेक्टर बाल बाल बचे। संवाददाता विपिन गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी है मुठभेड़ के बारे में? कुछ दिनों से लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और आज की सूचना के बाद एक गौ तस्कर को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन उसने फायरिंग कर दी, जिसके साथ मुठभेड़ हो गई और बाल बाल बचे हैं जो हाफिजपुर थाने के इंस्पेक्टर हैं, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है और ये 12,000 का इनामी गौ तस्कर बताया जा रहा है। फिलहाल इसके जो और गौ तस्कर साथी थे उनकी पुलिस तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वतखोरी हो रही है। छात्रों से रिश्वत ली जा रही है। मेहरौनी सीएचसी में रिश्वतखोरी की बात सामने आई है। रिश्वतखोरी का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, ललितपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। छात्रों से अवैध वसूली हो रही है। मेहरौनी सीएचसी का पूरा मामला है। देखिए तस्वीरों में आप कैसे यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत ली जा रही है और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललितपुर से। अभय, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि यह पूरा मामला मेहरौनी सीएचसी का है, जहां जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये छात्रों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उस मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाने के नाम पर यहां का एक फार्मासिस्ट है जो छात्राओं से पैसे ले रहा है। पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाथरस में विदेशी फंडिंग के आरोप में पीएफआई के 4 संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए ईडी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और अब इस मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मथुरा पुलिस ने 4 लोगों को आपत्तिजनक दस्तावेजों और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज के साथ बरामद किया था, जिसके बाद विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी और ईडी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। मथुरा टोल प्लाजा है और यहीं से 6 अक्टूबर को यहाँ पर 4 युवकों को हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला था कि उन सबों का वास्ता पीएफआई और इसके साथ ही सीएफआई के साथ में है। अतीकुर रहमान जो रतनपुर का रहने वाला है, इसके साथ ही मोहम्मद शरूर और जो केरल मूल का रहने वाला है, मसूद अहमद और आलम जो रामपुर का रहने वाला है, उन सबों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद गिरफ्तारी की गई, लेकिन इस मामले पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। उस पूछताछ के लिए कोर्ट में मथुरा कोर्ट में अर्जी दी गई है और आज इस मामले पर सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद इस मामले पर बाकायदा रिमांड इस मामले में पूछताछ के लिए मथुरा जेल के अंदर जाकर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पे यह मामला काफी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और बात करते हैं हाथरस केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। सीबीआई की टीम आज से इस केस की जांच शुरू करने वाली है। सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। सीबीआई हाथरस केस की जांच आज से शुरू कर रही है। आज से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी, जबकि 14 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था और आज सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंचेगी। वहां पर तमाम सबूतों, साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा और उसी के आधार पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले सीबीआई केस की केस डायरी पहले ही टेक ओवर कर चुकी है और आज उन तमाम सबूतों और साक्ष्यों को एक बार फिर से परखने और जांचने का प्रयास किया जाएगा सीबीआई की टीम से। इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करने के बाद आज काफी महत्वपूर्ण तफ्तीश करने के लिए आज दिल्ली से
हाथरस पहुंचने वाली है। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन तमाम फोरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा किया जाएगा, उन तमाम नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा, जिससे कि बाकायदा उसको तलाशा जाए कि किस तरह से वो इस मामले में पीड़िता के साथ में दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, या जिस तरह से बाकायदा उसने एक अपने मौत से पहले आरोप लगाए थे। उन तमाम मामलों की जांच पड़ताल के लिए उस ग्राउंड लोकेशन पर सीबीआई की टीम जाएगी और इसके साथ साथ पूरे इस मामले की तफ्तीश करेगी। इन तमाम मामलों पर तफ्तीश करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम भी जा रही है और वो देखेगी कि किस तरह से सीबीआई की टीम वहाँ पहुँचती है और दिल्ली से हाथरस पहुँचने पर किस तरह से सीबीआई की टीम मौके का जायजा लेगी। इस मामले पर एक एक पल पल की जानकारी भी आपको दिखाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। और हाथरस से सुमित उस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, सुबह आपने बताया था कि सीबीआई की टीम 10 बजे के आसपास यहां पर पहुंच जाएगी। आज पहले दिन सीबीआई की क्या कुछ प्लानिंग है, किससे किससे पूछताछ हो सकती है, कहां कहां जा सकती है सीबीआई की टीम? देखिए हमें, जैसा कि पूरा मामला है इसमें सीबीआई की जो जांच के आदेश हुए थे, इसमें पूरे देश की निगाह सीबीआई टीम की जांच पर बनी हुई है लगातार से। उसी क्रम में आज लगभग 10:30 बजे सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंचेगी। सबसे पहले जो हमें जो सूचना मिली है उसके हिसाब से सीबीआई टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया था। वहां पर सीबीआई के साथ फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद होगी, जो वहां पर साक्ष्यों को इकट्ठा करेगी। उसके बाद सीबीआई की टीम जहाँ पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था जिला प्रशासन द्वारा, वहाँ पर भी जाकर साक्ष्यों को एकत्रित करेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम आज पीड़ित परिवार से भी इस पूरे मामले में बयान दर्ज कर सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है, उनसे पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी। उसके बाद से लगातार ये भी बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम में लगभग 15 लोग मौजूद होंगे और लगातार जनपद हाथरस में ही 15 दिन कैंप करके इस पूरे मामले में वो छानबीन करेंगे। जनपद हाथरस के एक कार्यालय में भी टेक ओवर कर लिया है सीबीआई ने। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सीबीआई ने यहाँ पर एक अपना अस्थायी कैंप कार्यालय बनाया है, जहाँ पर 15 दिन लगातार रुक के सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन करेगी। और आज लगभग 10:30 बजे गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इससे पहले हाथरस पीड़िता का परिवार देर रात लखनऊ से अपने घर वापस लौट गया। कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार अपने गांव पहुंचा। परिवार वालों की मर्जी के बगैर पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने सुनवाई हुई, जिसमें पीड़िता के परिवार को भी पेश होना पड़ा। पीड़िता के परिवार ने बताया कि हाईकोर्ट ने डीएम को कड़ी फटकार लगाई है। परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। बताया कि क्या कहते हैं, हमें अपनी बेटी का सब नहीं देखने दे और क्या कहते हैं, तो डीएम साहब भी क्या कहते हैं बोल रहे कि ये तो मंजूरी कर रही थी इन लोगों से बातचीत करके। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर रात को शव नहीं जलाते तो सुबह दंगा हो सकता था। हाँ, ये भी बोल रहे थे। क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने हाथरस प्रशासन की गलती को माना है? हाँ, मानो तो डीएम इस पूरे मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई थी। सब मालूम है चुका, हम तो क्या डीएम को फटकार लगाई थी इस मामले में? हाँ, लगाई। हाँ, वही पूछा गया कि मतलब अंतिम संस्कार कैसे पूछे, कैसे हुआ, तुमने पूछा है या नहीं पूछा। हम लोगों ने वही बताया कि मतलब पूछ रहे थे कि आपसे पूछा था हॉस्पिटल में आपको डेड बॉडी मिली थी। हमने बोला हमें मिली नहीं, हमें तो बताया भी नहीं, गुमराह कर दिया। क्या अदालत ने सिर्फ ये जानना चाहा कि अंतिम संस्कार आप लोगों की मर्जी से क्यों नहीं हुआ, या और भी कुछ जानना चाहा अदालत? यही पूछा था उन्होंने कि आपकी मर्जी से हुआ या इन्होंने जबरदस्ती। हत्या और गैंगरेप के बारे में भी कुछ सवाल पूछा गया? जो इंतजाम किए गए थे यहाँ से लेकर नहीं पूछा उन्होंने। आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ।